अगस्त 2019। अटारी वाघा बॉर्डर। 450 से ज्यादा भारतीय ट्रक सीमा पार करने के लिए पाकिस्तान की इजाजत का इंतजार कर रहे हैं। इनमें खाद्यान्न से लेकर निर्माण सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने वाले वाहन शामिल हैं। उनमें से कई अफगानिस्तान और मध्य एशियाई बाजार को लक्षित कर रहे हैं। 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान निर्मित बंगाल को अफगानिस्तान से जोड़ने वाला यह व्यापार मार्ग आज भारत और मध्य एशिया को जोड़ने वाला एकमात्र भूमि मार्ग है। अटारी वाघा सीमा से होकर गुजरने वाली इस सड़क को अब पाकिस्तान ने बंद कर दिया है। भारत द्वारा कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को वापस लेने के प्रतिशोध में पाकिस्तान ने अपनी सीमा बंद कर दी। इस कार्रवाई के कारण 2019 में भारत को दैनिक व्यापार में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। सीमा को बंद करना भारत पाकिस्तान संबंधों के खराब होने की स्थिति में पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक रणनीति है। भारत की धन व्यवस्था को नुकसान पहुंचाकर भारत को बातचीत की मेज पर लाने के लिए दबाव की रणनीति। लेकिन भारत ने अब इस दबाव की रणनीति से उबरने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। वह है चबहार बंदरगाह परियोजना। यह परियोजना भारत को पाकिस्तान के साथ व्यापार निर्भरता से कैसे मुक्त करती है? क्या इस परियोजना के कारण अमेरिका भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा? चबहार बंदरगाह परियोजना भारत की धन प्रणाली को कैसे मजबूत करती है? इन्हीं सवालों का जवाब है लिखित का ये वीडियो। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे और वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। चबहार परियोजना क्या है? चबहार एक रणनीतिक बंदरगाह परिसर है जो दक्षिण पूर्वी ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। चबहार शब्द का फारसी में अर्थ वर्गाकार झरना होता है। 480 हेक्टेयर में फैला यह बंदरगाह परिसर मकरान तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है। चबहार बंदरगाह पर दो प्रमुख बंदरगाह टर्मिनल है, शाहिद कलंतरी और शाहिद बहश्ती। ईरान ने 1983 में शहीद कलंतरी बंदरगाह का निर्माण पूरा किया। हालांकि 1980 से 1988 तक चले ईरान इराक युद्ध, उसके बाद हुई क्रांतियों, ईरान के वित्तीय संकट और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान पर लगातार लगाए गए प्रतिबंधों के कारण ईरान शाहिद बहश्ती बंदरगाह को विकसित करने और पूरी तरह से सुसज्जित करने में असमर्थ था। इस शाहिद बहश्ती बंदरगाह के प्रबंधन अधिकार अब भारत ने अपने हाथ में ले लिया है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) और ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान (PMO) द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार भारत को अगले 10 वर्षों के लिए शाहिद बहश्ती बंदरगाह के संचालन का अधिकार मिलेगा। चूंकि भारत की IPGL और ईरान की PMO ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें सरकार की बहुमत हिस्सेदारी है, इसलिए यह सौदा प्रभावी रूप से दोनों देशों की सरकारों द्वारा किया जाता है। तथ्य यह है कि भारत के केंद्रीय जल परिवहन मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने समझौते पर हस्ताक्षर देखने के लिए व्यक्तिगत रूप से ईरान का दौरा किया। यह इस बात का संकेत है कि भारत चबहार बंदरगाह परियोजना को कितना महत्व देता है। भारत ईरान संबंधों में ऐतिहासिक क्षण। उन्होंने इस समझौते का वर्णन इस प्रकार किया है। वर्तमान में भारत द्वारा ईरान के साथ हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार भारत अगले 10 वर्षों में शाहिद बहश्ती बंदरगाह में $120 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। इसका उपयोग बंदरगाह विकास गतिविधियों जैसे उक्त बंदरगाह की बुनियादी ढांचा विकास गतिविधियों, बंदरगाह के संचालन के लिए आवश्यक क्रेन सहित उपकरणों की खरीद के लिए भी किया जाएगा। साथ ही परियोजना के हिस्से के रूप में भारत ने ईरान को $250 मिलियन का ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस ऋण का उपयोग बंदरगाह से संबंधित सड़क और रेल परिवहन सुविधाओं के निर्माण और विकास के लिए भी किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल इस संबंध में ईरान के सड़क एवं शहरी विकास मंत्री मेहरदाद बजरपाश से बातचीत के बाद भारत लौट आए। चबहार बंदरगाह के दिनों में चबहार बंदरगाह पर कब्जा करना कोई ऐसा विचार नहीं था जो एक सुबह आया हो, बल्कि इसका दशकों पुराना इतिहास है। इसमें जाने से पहले भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों का भी जिक्र कर लेना चाहिए। भारत और ईरान ने 1950 में द्विपक्षीय संबंध शुरू किए। हालांकि 1996 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते और भी मजबूत हो गए, क्योंकि दोनों देशों ने अहमद शाह मसूद के नेतृत्व वाले अधिक रूढ़िवादी उत्तरी गठबंधन का समर्थन किया था और दोनों ही देश पाकिस्तान के आतंकवाद के शिकार हैं।
शायद यह पाकिस्तान के प्रति जनता की नापसंदगी ही है जिसने भारत-ईरान संबंधों को मजबूत किया है। इसी संदर्भ में चीन 248 मिलियन अमेरिकी डॉलर में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का अधिग्रहण और संचालन करने के लिए एक समझौता कर रहा है। चीन ने 2002 में चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) के एक हिस्से के रूप में ग्वादर बंदरगाह बनाने का फैसला किया। CPEC परियोजना, जिसके बारे में दावा किया गया था कि यह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बदल देगी, ने भारत और ईरान दोनों को परेशान कर दिया था। इस संदर्भ में ईरान ने चबहार परियोजना को लागू करने के लिए 2003 में पहली बार भारत से संपर्क किया। उस समय ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और हसन रूहानी, जो बाद में ईरान के राष्ट्रपति बने, पहले चरण की बातचीत कर रहे हैं। फिर 2004 में भारत और ईरान ने एक रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। उस सहयोग समझौते की शर्तों में से एक चबहार बंदरगाह का विकास था। लेकिन बाद के वर्षों में चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। इसका मुख्य कारण ईरान पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंध थे। बाद में 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद इस परियोजना में तेजी आई। इस दिशा में पहला कदम 2015 में तत्कालीन सरकार द्वारा इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड का गठन किया गया था। फिर हम चर्चा करते हैं कि ईरान पर प्रतिबंधों का मुकाबला करने के लिए यह संस्था कैसे महत्वपूर्ण है। फिर 2016 में चबहार परियोजना के लाभार्थी भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता चबहार बंदरगाह को 4 चरणों में विकसित करने का था। फिर 2017 में भारत ने चबहार बंदरगाह के पहले चरण का विकास कार्य शुरू किया। IPGL ने 2018 में बंदरगाह का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। भारत को उम्मीद है कि सभी 4 चरण पूरे हो जाने के बाद वह चबहार बंदरगाह के माध्यम से सालाना 82 मिलियन टन कार्गो को संभालने में सक्षम होगा। लेकिन चूंकि ईरान पश्चिमी प्रतिबंधों के अधीन था, इसलिए भारत को हर साल चबहार बंदरगाह संचालन से संबंधित समझौते को नवीनीकृत करना पड़ता था। इसलिए भारत बंदरगाह परियोजना के लिए आवश्यक निवेश करने में सक्षम नहीं था। कई शिपिंग कंपनियां चबहार बंदरगाह के साथ सहयोग करने में अनिच्छुक थीं क्योंकि उक्त बंदरगाह एक अवरुद्ध देश में था और बंदरगाह प्रबंधन की अवधि केवल 1 वर्ष थी। इससे बंदरगाह की निजी निवेश क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यही वह कमी है जिसे भारत ने अब 10 वर्षीय समझौता लाकर दूर कर दिया है। अब देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट की क्या खूबियां हैं और इस प्रोजेक्ट में क्या प्रमुख समस्याएं आ रही हैं। पाकिस्तान फैक्टर। चबहार बंदरगाह का स्थान ओमान की खाड़ी पर खुलता है, जिसे वैश्विक तेल व्यापार की धमनी के रूप में जाना जाता है। इसलिए चबहार बंदरगाह का व्यावसायिक महत्व अधिक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन की CPEC परियोजना के हिस्से के रूप में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह के समानांतर बनाया जा रहा चबहार बंदरगाह क्षेत्र में CPEC के लिए चुनौती पैदा करेगा। क्षेत्र में बलूच विद्रोहियों द्वारा पाकिस्तानी सेना और CPEC के हिस्से के रूप में काम कर रहे चीनियों के खिलाफ हमलों ने शिपिंग कंपनियों के बीच ग्वादर बंदरगाह में रुचि कम कर दी है। ग्वादर बंदरगाह, जो 2007 में चालू हुआ था, पिछले साल केवल 22 मालवाहक जहाजों ने लंगर डाला था। इसका मुख्य कारण पाकिस्तान में चल रहा सुरक्षा संकट है। ऐसे में चबहार बंदरगाह का महत्व बढ़ जाता है, जो ग्वादर बंदरगाह के समानांतर केवल 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अनुमान है कि अधिक देश चबहार के माध्यम से व्यापार में रुचि दिखाएंगे क्योंकि यह भारत के नियंत्रण में एक बंदरगाह है जो आर्थिक और सैन्य शक्ति है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे प्रमुख लोकतंत्र है। कभी पाकिस्तानी भूमि से व्यापार करने की इजाजत देने से इनकार करने वाले पाकिस्तान ने अब अपना रुख बदल लिया है और भारत के साथ व्यापार करने की इच्छा जताई है। लेकिन भारत का निर्णय पाकिस्तान को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए ईरान के चबहार बंदरगाह के माध्यम से मध्य एशियाई व्यापार को बहाल करना है। इसके हिस्से के रूप में भारत ने 2023 में चबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान को 2.5 मिलियन टन गेहूं और ईरान को 40,000 लीटर कीटनाशक भेजा है। आंकड़े बताते हैं कि 2018 में IPGL द्वारा बंदरगाह का अधिग्रहण करने के बाद से 2024 तक बंदरगाह के माध्यम से 90,000 कंटेनर और 8.4 मिलियन मीट्रिक टन अन्य कार्गो का निर्यात और आयात किया गया है। आने वाले वर्षों में भारत का लक्ष्य चबहार बंदरगाह के माध्यम से लौह अयस्क सहित वस्तुओं का आयात करके व्यापार का विस्तार करना है।
यह भी अनुमान है कि भारत रणनीतिक चबहार बंदरगाह का अधिग्रहण करके हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की उपस्थिति को कमजोर कर सकता है। राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मृत्यु। अगला एक संदेह जो हर किसी के मन में आ सकता है कि क्या ईरानी राष्ट्रपति राइसी की मृत्यु का चबहार बंदरगाह परियोजना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसका एक स्थायी कारण है। 19 मई 2024 को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की ईरान के जोल्फा पहाड़ों में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। राइसी के बेटे ने आरोप लगाया था कि यह तख्तापलट है और इसके पीछे इजराइल का हाथ है। इजराइल-ईरान संबंधों में हालिया खराबी इस आरोप को बल देती है। यहीं पर इस संदेह को बल मिलता है कि राइसी की मौत से चबहार परियोजना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इजराइल के साथ उनके घनिष्ठ संबंध हैं, जिस देश को संदेह के घेरे में रखा गया है। लेकिन राइसी की मौत पर जांच रिपोर्ट, जिसे ईरान ने बाद में जारी किया, तख्तापलट की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर देती है। यह भी प्रासंगिक है कि भारत ने कभी भी ईरान के विरुद्ध आक्रामकता का समर्थन या प्रोत्साहन नहीं किया है। साथ ही चबहार बंदरगाह को प्रबंधन के लिए भारत को सौंपना किसी भी नेता या सरकार के हित में नहीं है, क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइस्सू और श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने चीन का समर्थन किया था। बल्कि यह 2003 से क्रमिक ईरानी प्रशासन की एक घोषित नीति रही है। तो यह तो मान ही लिया जाएगा कि राइसी की मौत से चबहार प्रोजेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिकी प्रतिबंध। चबहार बंदरगाह परियोजना के सामने सबसे बड़ी चुनौती संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने 2024 भारत-ईरान 10 वर्षीय समझौते के बारे में कहा, ईरान के साथ व्यापार करने पर विचार करने वाले किसी भी संगठन को उन जोखिमों और प्रतिबंधों की संभावना के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ इसी वजह से भारत पर प्रतिबंध लगाने की संभावना नहीं है, क्योंकि इस मामले में भारत के सिर्फ व्यापारिक हित हैं, सैन्य संबंध नहीं। इसलिए प्रतिबंध लगने की संभावना कम है। यह तथ्य कि भारत ने रूस से तेल आयात करके और S-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदकर पश्चिमी प्रतिबंधों को खारिज कर दिया, इस दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। यह भी उल्लेखनीय है कि जब 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध कड़े कर दिए थे, तब चबहार बंदरगाह के संचालन में शामिल भारतीय कंपनियों को प्रतिबंधों से छूट दी गई थी। एक बार प्रतिबंध लगने के बाद अमेरिका सीधे तौर पर भारत पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि भारत ने पहले ही अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करने की योजना तैयार कर ली है। वह कंपनी है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। यह कंपनी भारत के विदेशी बंदरगाहों के प्रबंधन के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार करना है। बता दें कि IPGL सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है, लेकिन तकनीकी रूप से यह एक सरकारी कंपनी नहीं है। यह केवल इसके तहत स्थापित कंपनी है, इसलिए ईरान जैसे देश पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है जो चबहार बंदरगाह परियोजना में शामिल है। रोमांचकारी मध्य एशियाई बाजार। चबहार परियोजना के साथ भारत आकर्षक मध्य एशियाई बाजार को लक्षित कर रहा है। मध्य एशिया में रूस को छोड़कर उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देश शामिल हैं। भूमि व्यापार इन देशों के लिए व्यापार का मुख्य साधन है जो सीधे समुद्री मार्गों से नहीं जुड़े हैं। चीन वर्तमान में इन देशों का सबसे बड़ा निर्यातक है। चीन इन देशों का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसका मध्य एशियाई व्यापार में 20 से 80% तक योगदान है। अकेले इन मध्य एशियाई देशों के साथ चीन सालाना 61.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार करता है। इन देशों को दवाओं से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहनों तक का निर्यात होता है। यह आकर्षक बाजार भारत के निशाने पर है, लेकिन इसमें एक समस्या है। वर्तमान में भारत केवल पाकिस्तान के माध्यम से भूमि मार्ग से मध्य एशिया में प्रवेश कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान द्वारा भारत के साथ व्यापारिक संबंध तोड़ने और सीमा बंद करने से मध्य एशिया में भारत के व्यापार पर गंभीर असर पड़ा है। इसलिए भारत को मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। वह ईरान के चबहार बंदरगाह के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा या INSTC है। यह एक परिवहन गलियारा है जो भारत को समुद्री और भूमि परिवहन साधनों के माध्यम से मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ता है।
यह मार्ग भारत के मुंबई के बंदरगाहों से 550 समुद्री मील दूर चबहार तक और वहां से अफगानिस्तान के जरांश, काबुल और कंधार से लेकर तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों तक और फिर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग तक और वहां से यूरोप तक फैला हुआ है। यह भारत के अपने IMEC आर्थिक गलियारे का एक वैकल्पिक मार्ग भी है। इस मार्ग का लाभ यह है कि स्वेज नहर मार्ग की तुलना में INSTC के माध्यम से यूरोप पहुंचने में 15 दिन कम लगते हैं। भारत को 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति और 2047 तक एक विकसित देश बनाने के दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत की धन प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके लिए चाबहार, INSTC, IMEC जैसे विभिन्न आर्थिक रास्ते और नए बाजारों की तलाश करना जरूरी है। जय हिंद।